अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं। इंसान अल्लाह ताला को नाज़रीन अल्लाह ताला जो है वो इंसान को मुख्तलिफ सिचुएशन में डाल के उसको आजमाइश में डालता है, उसको एक इम्तिहान में डालता है। मगर ट्रस्ट मी कि अल्लाह ताला की आजमाइश जब भी इंसान पर आती है तो उस आजमाइश से निकालने वाली भी उसी की ज़ात होती है। हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी की जो बढ़ती हुई वजूहात में से एक वजह इनफर्टिलिटी समझी जा रही है। वो मैरिड कपल्स जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक इस तरह का प्रेशर है कि यहाँ पर शादी हुई नहीं अभी कि लोगों के, रिश्तेदारों के, आपकी फैमिली वालों के सवालात और ख्वाहिशात का इजहार शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक औरत बहुत एंजाइटी में जा सकती है, स्ट्रेस में जा सकती है। हमारे यहाँ बल्कि मुझे ये लगता है कि शायद कपल नहीं, आपकी फैमिली जो है वो ये तय कर रही होती है कि इस फैमिली को, इस कपल को कब एक बच्चा चाहिए। आज हम अपने प्रोग्राम में इनफर्टिलिटी की तो बात करेंगे ही करेंगे, मर्द और औरत दोनों में उसकी वजूहात, उसका क्योर, इलाज, ट्रीटमेंट, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ माँ बनना कितना एक खूबसूरत प्रोसेस है, कितना प्यारा ये एक पूरा 9 मंथ्स का एक ये पूरा प्रोसेस है। इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, लेकिन ये मरहला आसान नहीं होता किसी भी औरत के लिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ख़ासकर आज के प्रोग्राम में हम उन तमाम मिथ्स के ऊपर बात करेंगे जो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, जिसको ओल्ड वाइफ टेल्स भी कहा जाता है। पुरानी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, नानियाँ, दादियाँ, उनकी कही हुई बातें, उनके कहे हुए आजमाए हुए टोटके, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज के शो में आप भी खासकर हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। कोई सवाल अगर आपका हो तो हम उसको शामिल करेंगे और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो जनाब यहाँ पर सेट पर मौजूद हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो मैं तारुफ करवाऊंगी हमारी जो आज की फर्स्ट गेस्ट हैं, डॉक्टर साजिदा शाह नवाज, जो कि IVF कंसल्टेंट एंड रिप्रोडक्टिव सर्जन हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे आज की इस खास ट्रांसमिशन के लिए और इस अहम मौजू पे। उनके साथ तशरीफ रखती हैं न्यूट्रिशनिस्ट माहिर ग़िज़ाइयत माहा जावेद साहिबा। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और हमारी आज की आखिरी मेहमान डॉक्टर रेहाना आमिर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साजिदा शाह, सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगी आपसे। एक तो 2020 अब जा रहा है और नए साल को हम अच्छी दुआओं के साथ और नेक तमन्नाओं के साथ उसका आगाज़ करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे, साथ दुआ भी करेंगे कि ये साल आफतों से हमें महफूज अल्लाह ताला रखे। 2020 तो चला गया, अभी हम बल्कि प्रोग्राम के आगाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। मैं चाह रही हूँ कि हम वहीं से एक्चुअली आगाज़ करें कि जो कोविड-19 है, बहुत सारे लोगों को उसने इस साल में इफ़ेक्ट किया। मर्दों को, ख़वातीन को, बुजुर्गों को। बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ भी गए, बहुत सारे लोग उससे रिकवर कर गए। तो रिकवरी तो हो गई बज़ाहिर, सब लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, लेकिन उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और ख़ासकर जो हमारे आज शो का उन्वान है, मैं चाहूँगी कि आप उस पर जो लेटेस्ट रिसर्च भी सामने आई हैं उस हवाले से हमारी ऑडियंस को, जो मैरिड कपल्स हैं, उनको अवेयर करें। थैंक यू नबिया। कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको नए साल की मुबारक इस दुआ के साथ दे रही हूँ कि अल्लाह ताला ये ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम जितनी नस्ल इसमें अलाइव है उनके लिए मुबारक करे। और ये जो अभी आपने सवाल पूछा है ना, ये लोगों को, हमें लग रहा है कि शायद हम जिंदा बच गए, हमें लाइफ मिल गई, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नो डाउट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जिंदा रहना, सांसों का चलना जो है वो जिंदगी है। तो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी बख्शी, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम 2020 के इतने मुश्किल साल में हम 21 में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट ये सवाल आता है कि जो लोग कोविड का शिकार हो चुके थे
اور وہ ریکور ہوئے ہیں انہیں کن کن چیزوں سے خبردار رہنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ ابھی تک کسی میڈیا کے بندے نے نہیں سوال اٹھایا. اور ہماری آڈینس یہاں پہ سوچ رہی ہوگی کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ تو جو ہے وہ پریگننسی پہ ہے یا حمل پہ ہے اور انفرٹیلٹی پہ ہے, لیکن ہم کووڈ کی بات کیوں کر رہے ہیں. تو ابھی آپ تھوڑا سا ذرا انتظار کیجئے گا, ابھی ہم اسی نقطے پہ اسی پوائنٹ پہ پہنچ رہے ہیں کہ جو میرڈ کپلز ہیں خاص کر, وہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات بہت غور سے سنیے گا. چونکہ میں فرٹیلیٹی ایکسپرٹ ہوں اور ہمارا ادارہ ریسرچ بھی اسی انفرٹیلیٹی کے اوپر کر رہا ہے, تو میرا جو آج کا جو جتنا بھی میں ایکسپریس کروں گی نا, وہ یہی ہے کہ کووڈ نے کپلز کی فرٹیلیٹی کو کیسے متاثر کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم لوگ انفرٹیلیٹی کے irreversible زون میں جا سکتے ہیں 2021 میں. اچھا, اب یہ کیا ہم لوگوں نے ابھی اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف امریکہ کی وساطت سے یہاں پہ ایک کنڈکٹ کیا ہے ریسرچ, اور اس ریسرچ میں ہمارے جتنے لوگوں کے ہم نے ریکارڈ لیا ہے گورنمنٹ سے, جن لوگوں کے جن میل کو خاص طور پر کووڈ ہو چکا تھا, ان کو ہم نے باقاعدہ بلایا ہے. کچھ لوگ ہماری بات کو فالو بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگوں نے نہیں کیا. لیکن آج کے پروگرام کی وساطت سے میں انہیں الارم کرنا چاہ رہی ہوں کہ پلیز آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں, کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ سیمن انالیسس کا آپ کو بعد میں آپ کی نسل ختم ہونے سے آپ کو بچا جائے گا. کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ جن میلز میں کووڈ پازیٹیو ہوئے وہ لوگ, ان لوگوں میں جو ان کا نسل انسانی کی توسیع کا پروسیس ہے نا, سپرمیٹوجینیسس جس کو کہتے ہیں ہم, کہ جس سے ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نطفے بنتے ہیں جن سے ان کی بیوی حاملہ ہو سکتی ہے, ان کی تعداد بہت کم ہو رہی ہے. دوسرا, ان میں ایک چینجز آ رہی ہیں کہ ان کے جو ہیڈ ہے بڑا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کے ہیڈ بہت براڈ ہو رہے ہیں, اور جب ہیڈ بہت بڑا ہو جائے گا سپرم کا ہیڈ, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایبیلٹی ٹو پینیٹریٹ, یعنی کہ انڈے کے اندر داخل ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک الارم ہے ان لوگوں کے لیے کہ میں بھی وہ لوگ نارمل طریقے سے پریگننسی نہ کر سکیں. اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابھی میں اس کی مثال آپ کو بھی بتا رہی تھی, ہم کوشش کر رہے تھے نا کہ ہم کچھ چیزیں ریوائز کریں, کہ مامس کا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. یہ بھی ایک وائرل انفیکشن ہے جس کو کنپیڑے کہتے ہیں عام طور پر. ہوتا کیا تھا کہ جن بچوں کو مامس ہو جاتا تھا, لڑکوں کو, ان کے سپرم کاؤنٹ ٹوٹلی ڈیمیج, زیرو پہ چلی جاتی تھی. اب یہ بھی ایک وائرل انفیکشن ہے کووڈ. کووڈ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بھی سپرم کا پروسیس بننے کا بہت کم ہوتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگوں میں میں نے ایسے کئی میل ڈاکومنٹ کیے ہیں, ان کو دیکھا ہے کہ ان کے سپرم ہیں تو صحیح, لیکن وہ ان کے اندر جو ہلنے کی صلاحیت ہے, موٹیلٹی ہے, وہ زیرو ہو رہی ہے. ٹھیک, اگر ان کے اندر موٹیلٹی زیرو ہو رہی ہے تو وہ نارملی تو پریگننسی ان میں ممکن نہیں. کیا خواتین کے لیے بھی سچویشن اتنی الارمنگ ہے یا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ سے میں آگے چل کر پروگرام میں یہ بات ضرور کروں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ پھر ان کپلز کو جن کو کووڈ خاص کر ہو چکا ہے, اب ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا سٹیپ لینا چاہیے, یہ ہم ان سے بات کریں گے. لیکن ذرا میں ہمارے اگلے مہمان کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر ریحانہ عامر ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر ریحانہ, انفرٹیلٹی آج کے دور میں اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی ہے؟ اس کی وجوہات کیا سمجھتی ہیں آپ, یا کیا ہیں, سائنس کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں؟ اگر ہم سب فرٹیلیٹی کے ریزنز پہ بات کرتے تو اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں, جن میں میل فیکٹرز بھی اور فیمیل بھی. عام طور پہ یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے جب سب فرٹیلیٹی کی بات ہوتی ہے, تو ایون بے شمار کپلز میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں کہ جو فیمیل ٹریٹمنٹ لے چکی ہوتی ہے ملٹیپل, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ کی رپورٹ کی طرح, وہ کہتے ہیں نہیں ہسبینڈ تو ٹھیک ہے میرے, ان کی یعنی کہ اپنے ہی ٹیسٹ پہلے بارہا یا ٹریٹمنٹس, بلکہ آپ ٹریٹمنٹس کرا چکی ہوتی ہیں. وہ ایگ فارمیشن کی میڈیکیشن ہوتی ہیں, اوولیشن انڈکشن, وہ تک لے چکی ہوتی ہیں, 6 سائیکل 7. میں صرف وہ لوگ نہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہیں, بے شمار ایجوکیٹڈ کپلز, کہ میں خود سرپرائز ہو جاتی ہوں کہ بھئی آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں, آپ نے خود نہیں پڑھا, کہ بھئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی اگر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن نارمل ہے, انٹر کورس نارملی چل رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ از فائن. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ایک ایسا کپل
जिसमें अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नॉर्मल चाह रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सीमन एनालिसिस नॉर्मल है। आम तौर पे पब्लिक प्रोजेक्शन यही है कि एक मेल नॉर्मल है अगर उसकी कैपेबिलिटी है टू कैरी अ फीमेल। इस तरह की सीमन एनालिसिस लेकिन कराया जाए तो बेशुमार ऐसे मेल्स एजोस्पर्मिक भी निकलते हैं, लाइक उनके स्पर्म टोटली जीरो होते। तो फिर पाकिस्तान के थोड़ा सोसाइटी का भी इस तरह का ये है कि फीमेल, चूंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, फीमेल कंसीडर यही किया जाता है कि जी प्रॉब्लम इनमें ही है अगर नहीं हो रही। तो यहाँ सिर्फ बात ये नहीं कि इन्वेस्टिगेट फीमेल को किया जाता है, इवन ट्रीटमेंट्स भी स्टार्ट हो जाती है और फीमेल बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी से कहती है कि जी मेल पार्टनर जो वो विलिंग ही नहीं है रिपोर्ट के लिए। तो डॉक्टर साहब इसमें रोल तो डॉक्टर और पेशेंट का दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर्स तो उसके बाद आप बड़े एम्फेसिस के साथ कराते हैं। हमारी ये तो है, बगैर टेस्ट कराए पेशेंट को ट्रीट कर, गायनोकोलॉजिस्ट बगैर टेस्ट कराए पेशेंट को इस वजह से ट्रीट करती हैं कि वो आमतौर पे जो एक पब्लिक ट्रेंड है ना, आल्दो कि ये ठीक बात नहीं है कि आप पेशेंट के विलिंगनेस पे चलो कि जो पेशेंट चाह रहा है वो करो। एक डॉक्टर का काम है कि वो लाइक पेशेंट को बताए जी ये वेज हैं, ये तरीके हैं, लेकिन इतना एम्फेसिस करते हैं गायनोकोलॉजिस्ट को कि अल्टीमेटली वो कहती है चलिए आप ट्रीटमेंट लेके देख लें, उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम सीमन एनालिसिस पे चले जाएंगे। किसी हद तक प्रेशराइज भी किया जाता है इस चीज के लिए, हालांकि रिफ्यूजल होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके बगैर किसी किस्म का कोई इलाज नहीं चलेगा, लेकिन सोसाइटी में इतना प्रेशराइज किया जाता है लोकल गायनोकोलॉजिस्ट को, वो अपने जानने वालों के पास चले जाते हैं और बार-बार एक डॉक्टर से शायद तसल्ली भी नहीं हो रही होती, इसलिए वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास भी कुछ लोग जाना पसंद करते हैं। आपने ट्रैवल भी किया, हम बात भी कर रहे थे बल्कि शो से पहले, जो ये रुझान की बात अभी डॉक्टर साहिबा ने की है, क्या ये सिर्फ इस खत्ते में है, इस जगह पर है, या ये पूरी दुनिया में जो है यही रुझान पाया जाता है जहाँ पर सीमन एनालिसिस करवाने से पहले ही खवातीन की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स कर दी जाती हैं? डॉक्टर साहिबा, अच्छा, पहली तो बात यह है कि मेल डोमिनेंस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हम ये वैसे ही कहते हैं इस खित्ते में है। मैंने देखा है अमेरिका में भी, यूरोप में भी, हर जगह खातून जो है वो ज़ाहिरी तौर पे बराबर नजर आती है लेकिन है नहीं। दिस इज फैक्ट और बड़ा कड़वा घूंट है जिसे हम पीते हैं और बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वहाँ पर एक लॉ के मुताबिक काम होता है, हमारी तरह नहीं होता। वो लॉ में जब तक सीमन एनालिसिस नहीं आता, no consultant, no gynecologist is allowed to prepare a prescription for female, जब तक नहीं है। और मैंने ये देखे, मेरे 2 सेटअप्स हैं, लाहौर में भी है, सरगोदा में भी है। मैं इंतहाई एलीट क्लास को भी देखती हूँ और इंतहाई जो लो मिडिल क्लास है उनको भी हमने रिसर्च में, हमारा जो सरगोदा वाला सेटअप है वो बेसिकली रिसर्च सेंटर है, उनको भी देखती हूँ। जो लोग बिल्कुल अफोर्ड भी नहीं करते उन्हें भी देखते हैं। उन लोगों का जो मैं बात समझती थी कि शायद वो मेल जो है ना, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि रफड़ डाल देंगे जी, बस हमने करना ही करना है, हमने तो ये मानना ही नहीं है बात को। लेकिन मैंने देखा है कि जिनको हम इल्जाम देते हैं वो फिर भी करा लेते हैं टेस्ट। अच्छा, हमारा जो पढ़ा लिखा मेल है, थोड़ा सा डोमिनेंट है, वो तो बस वो खुद से, डॉक्टर साहब मेरे साथ एग्री करेंगी, वो कहेंगे डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्हें फिर कहें कि ठीक हूँ। मैं अब आपको एक मजे का वाकया सुनाती हूँ कि मेरे आउटडोर में पेशेंट आया, उसके साथ डॉक्टर साहब 3 पेशेंट्स, 3 खवातीन। अच्छा, मैंने पूछा कि कौन है ये खवातीन, तो कहते हैं ये तीनों मेरी बीवियां हैं। अब वो मेल 0 स्पर्म है और वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। कैन यू इमेजिन, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा, उनको जब मैंने कहा कि तीनों वाइफ आपका तो 0 स्पर्म है, उसे कहा डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट देख लें, ये देखें क्या रिपोर्ट थी। रिपोर्ट्स उनके पास थी। अच्छा, रिपोर्ट्स में एक में 20 मिलियन था, एक में 50 मिलियन था, यानी कि मैं हैरान हुई कि शायद हमसे कोई गलती होगी। हमने उसको रिपीट कराया तो अगेन दैट वाज फॉल्स रिपोर्ट। अच्छा, अब वो बात क्या थी, मैंने उसे पूछा कि आपने ये रिपोर्ट्स, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। कमाल करती है, मैंने रिपोर्ट्स देख के शादियां की हैं। पहली वाइफ की, आप हालांकि वो डॉक्टर है, उसने कहा कि जी अब पोस्ट मीनोपॉजल है। दूसरी वाइफ जो है इसकी ट्यूबल ब्लॉकेज है। 3rd वाइफ जो है इसमें भी अब बच्चा नहीं हो रहा, तो मुझे बताएं। उसको मुझे इतना समझाना पड़ा, उसको सबूत देने के लिए कि आपके 0 स्पर्म हैं। हमने बायोप्सी की उस बंदे की। कैन यू इमेजिन, बायोप्सी की रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट थी सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम। ये क्या इसका मतलब है कि उसमें अंदर 2 तरह के सेल होते हैं जो स्पर्म बनाने के लिए जरूरी हैं।
एक सर्टोली सेल है और एक इंटरस्टिशियल सेल ऑफ ब्लीडिंग है। अब उसमें एक सेल ही डेफिशिएंट है। अब मुझे ये बताएं कि वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा तो और क्या था कि उसकी सारी रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल है। हाँ, और लेकिन हैरत की बात सबसे इस पूरी सिचुएशन में ये है कि जो वो शख्स है और जिसकी बीवी है वो भी डॉक्टर है और उसके बावजूद वो लोग इस सिचुएशन में हैं, दैट इज एक्चुअली अलार्मिंग। इसी के साथ ब्रेक पे जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो 9 मंथ्स में खवातीन का जो डाइट पैटर्न है या जो आपकी बॉडी चेंजेस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर खासकर बात करेंगे, मिथ्स के ऊपर बात करेंगे। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और मेरी बहुत सारी खवातीन जो कि इस प्रेगनेंसी के इस खूबसूरत अमल से गुजरी और हमारी फैमिली में भी, हमारे आसपास हमारे कोलीग्स, हम बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं। एंड आई एम श्योर वो खवातीन जो कि इस वक्त हमें देख भी रही हैं टीवी पे, बहुत कॉन्शियस होती हैं खवातीन। एक वहम है उसको लेकर कि हम जब प्रेग्नेंट होंगे या जब वो उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे और ये जो वेट गेन करना होगा ये वापस होगा या नहीं होगा। उस स्ट्रेस में वो अपना खाना पीना या जो डाइट पैटर्न है उस पर भी कुछ खवातीन कॉम्प्रोमाइज़ करती हमें दिखाई दी हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं माहा जावेद साहिबा को शामिल गुफ्तगू करूँ। इस मेरे ख्याल से ये फेवरेट क्वेश्चन होगा हमारे आज के जो इस पूरे शो में खवातीन का, कि हर खवातीन, तमाम जो है खवातीन वो बहुत कॉन्शियस होती हैं अपने वेट को लेके इस प्रोसेस में। तो कितना वेट गेन नॉर्मल होता है, कौन से मंथ से होता है, ज़रा आप उनको बता दीजिए ताकि उनकी ज़रा तसल्ली हो जाए। और उतारना भी आसान है, नामुमकिन नहीं है, ज़रा ये भी बता दीजिएगा डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसने किस तरह उसको फोकस करना है अपनी न्यूट्रिशन को। अब बेसिकली व्हेन अ मदर, व्हेन अ गर्ल शी कंसीव्स, उससे पहले उसको पता होना चाहिए, उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए उसको कि उसको कौन कौन सी खुदा ना ख्वास्ता कोई प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, इफ़ शी इज़ डायबिटिक और इफ़ शी इज़ हाइपरटेंसिव। और अगर उसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है वो अपना पहले वेट कम कर ले और फिर उसके बाद जो है फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन इसका हमें पता नहीं चलता। तो अगर वो कंसीव कर लेती हैं तो डाइट का बहुत बहुत बड़ा मतलब कि रोल है उसमें। यह है कि आपके, हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो दो होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम एक डाइट प्लान बनाते हैं तो उस खातून की हम एज, वेट, हाइट, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को फोकस रखते हुए डेली कैलोरीज निकालते हैं। अब ये होता है, कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपने जी डेली मतलब कि इंक्रीज कर देनी है कैलोरीज, लेकिन जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। अच्छा माहा साहिबा, स्टार्टिंग में हमने ये देखा है कि खवातीन को, आप भी बल्कि एग्री करेंगी, आप भी एग्री करेंगे कि यहाँ पर अभी गुड न्यूज मिलती है और बड़ा वो खुशी का मौका होता है कि घर वाले सब लोग बड़ा केयर करना शुरू कर देते हैं। अब खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अब फलां चीज खानी है, तो वो तभी से उनकी जो खुराक है या जो उनकी जो प्लेट है वो पहलवान वाली डबल कर देते हैं, देसी घी, नट्स, और पहले दिन से। लेकिन इन एक्चुअल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस दिन आपको पता चला है कि आपको माशाल्लाह आपने कंसीव कर ली है, तो क्या उसी दिन से आपको अपनी प्लेट डबल कर देनी है? बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं उसी की तरफ आ रही थी। जिस तरह मैंने बताया 3 ट्राइमेस्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर लाइक फर्स्ट 3 मंथ्स, उसमें आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उतनी ही कैलोरीज रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वेट, हाइट, एज एंड फिजिकल एक्टिविटी। जब हम सेकंड ट्राइमेस्टर पर आते हैं, डॉक्टर साहब पहले 4 मंथ में इवन वेट रिडक्शन होगा जी, लोगों का वेट रिडक्शन हो जाता है, वो समझते हैं ये तो आप नॉर्मल बात है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वॉमिटिंग से वेट रिडक्शन होना फीमेल का, क्योंकि एक वो स्ट्रेस में आते हैं। होना चाहिए सब लोगों को कि पहले 4 मंथ में वजन कम होगा। उस पे इसका ये मतलब नहीं कि आप प्री बर्थ फिनोमेना शुरू कर दो और ज्यादा खाना शुरू कर, ये नॉर्मल बात है। फर्स्ट 4 मंथ में वजन कम हो सकता है, हर फ्लूइड रिटेंशन से भी थोड़ा बढ़ जाता है ना। जी बिल्कुल। अब क्या होता है, अब जब हम सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल एक मेरे पास आती हैं प्रेग्नेंट लेडी, उनका मैंने डाइट प्लान बनाया, उनकी आती हैं 1500 कैलोरीज। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हम प्लस 350 या 340 जो कैलोरीज हैं वो बढ़ा देंगे क्योंकि बेबी की रिक्वायरमेंट भी साथ साथ चलती रहेगी। अगर हम इस डाइट पैटर्न के थ्रू चलें, अगर हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट से लें, जी। तो आपको
आपको हेल्दी डाइट भी उसमें मिलेगी और आप अपनी कैलोरी से ऊपर भी नहीं जाओगे, तो जो वेट गेन का जो एक वहम खवातीन को होता है वो उससे भी बच जाएंगे। ऐसा ही अगर आप प्रॉपर प्लान लेंगे। अच्छा, बल्कि एक और वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व, जब मैं गई ये मतलब कि यूके ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो न्यूट्रिशनिस्ट जब व्हेन अ गर्ल्स गेट्स प्रेग्नेंट तो क्या होता है डॉक्टर के साथ साथ आप न्यूट्रिशनिस्ट को भी कंसल्ट करते हैं, क्योंकि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो कहती हैं इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू कि अब आपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है और उनसे आपने प्रॉपर अपनी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस लेनी है और उसको फॉलो करना है। अच्छा, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ मैं आती हूँ। अब क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया 340 कैलोरीज हमने इंक्रीज की, अब हम थर्ड ट्राइमेस्टर में 450 कैलोरीज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ये टोटल कैलोरी कितनी बन गई? अब देखें फॉर एग्जांपल हमने अराउंड 2000 टू 2200, लेकिन फिर मैं आपको बताती हूँ इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स, इट वेरीज ऑन पर्सन टू पर्सन, उसकी एज, उसकी वेट। अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी कैलोरीज भी ज्यादा हो जाएंगी। अगर उसका वेट ज्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं, अब वेट गेन की तरफ आते हैं कि जी कितना जी हमने वेट गेन होना चाहिए एक खातून का, जो प्रेग्नेंट खातून है। हम बात करेंगे यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स की, ठीक है। BMI आप लोगों ने काफी सुना होगा कि BMI इसका ज्यादा है, BMI इसका नॉर्मल है, इसका अंडरवेट है। तो इसमें हमारे पास 3-4 कैटेगरीज आती हैं। एक आती है आपके पास अंडरवेट। अंडरवेट क्या है, जिनका BMI 18.5 से कम हो उनको हम अंडरवेट कैटेगरी में लाते हैं। अगर वो लड़की खातून प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनका थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका 28 से 40 पाउंड्स जो वेट है वो गेन होना चाहिए। दैट इज हेल्दी नॉर्मल जो आपका है वेट गेन। अब हम बात करेंगे जो नॉर्मल जिनका है लाइक 18.9 से 24.9, ये आपका नॉर्मल कैटेगरी में आता है BMI। तो इसमें क्या आपका होना चाहिए, उससे कम फिर आपका वेट गेन होना चाहिए। और ये आपका न्यूट्रिशनिस्ट या जो माहिर ग़िज़ायत है वही आपको इस हवाले से गाइड कर सकता है। जी बिल्कुल। फिर इसमें एक और चीज जो मतलब देखी गई है कि जो खातून हैं वो सप्लीमेंट्स नहीं लेती, स्पेशली फॉलिक एसिड एंड आयरन। और फॉलिक एसिड फर्स्ट 3 मंथ्स तक बहुत फर्स्ट 3 मंथ्स नहीं, उससे पहले ही आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। प्रीनेटल विटामिन्स आपको स्टार्ट कर, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड पहले से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर अब कुछ लोग लड़कियों को सॉरी कहती हूँ कि जब शादी हो रही हो ना तो आपको पता चले कि अब होने वाली है तो फॉलिक एसिड डाल लेना, फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा जो आपका बेबी होगा वहाँ पे जब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आती है तो आपका नर्वस सिस्टम, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है अगर आपने फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स नहीं लिए। सप्लीमेंट्स पर भी बात करेंगे, ब्रेक का कहा तो ब्रेक का तो नहीं कहा जा रहा हमें। अच्छा, एक सवाल जो है बड़ा आम और कॉमन सवाल, मैं आप दोनों से उसके ऊपर कमेंट्स लूंगी। आई डोंट नो कि इट्स अ मिथ या फिर ये हकीकत से है, आप हमारे एक्सपर्ट हैं तो आप इसके ऊपर बेहतर गाइड करेंगे कि जो 9 मंथ्स का एक प्रोसीजर होता है इसमें जो खातून होती है जो माँ बनने जा रही है उसका कूल, काम, स्ट्रेस फ्री रहना क्या बच्चे के मिजाज पर बहुत डिपेंड करता है? बाद में अक्सर जो बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि हमने देखा है और ये एक ऑब्जर्व्ड रवैया है, फिर बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या जिनका बहुत स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, अगर माँ ने उन 9 मंथ्स में अगर स्ट्रेस ली है या वो स्ट्रेस लेती रही है या लाउड है तो बच्चा भी वैसा होगा। ये मिथ है या हकीकत है? इसमें काफी ज्यादा हकीकत है। मैं तो इसको अच्छा, आप मुस्कुरा रही थी, मुझे लगा कि शायद नहीं मैं बहुत मुस्कुरा रही हूँ कि आज बड़ी सारी लड़कियों का भला होने वाला है कि उनके मियाँ कम से कम आगे पीछे नहीं तो प्रेगनेंसी में उनको खुश रखेंगे, क्योंकि आज पे मैं उन्हें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ अपने वे से। देखें, अगर हम इसको सही में ट्रू साइंस इम्प्लीमेंटेशन करें ना तो शायद लोगों को समझ ना आए। मैं अभी एक आम तौर पे मेरा हमेशा हर प्रोग्राम में लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि अगर तुम्हारी बीवी चिड़चिड़ी हो गई है, लड़ती है, तो याद रखो कि उसको खून की कमी हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जैक्टली अगर आपका बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रेंडली बच्चा मिले, आपको बहुत अच्छा बच्चा मिले, तो पहले आपको फ्रेंडली अपनी बीवी से होना पड़ेगा, क्योंकि औरत का जो 90% मिजाज है ना वो उसके हस्बैंड के रवैये से बदलता है। 90%। ठीक है, 90%। 10% उस पर दूसरी चीजें हैं। और मर्द का
10% मिजाज बीवी के रवैये से मुंसलिक है, 90% बाकी चीजों से। ये फितरत बहुत खुश हो रही है घर में इस टाइम बैठ के, शौहर ने तो जाना लेकिन रोक के बैठ लिया कि नहीं जाना। हाँ, डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं, सुनो इनकी बात। प्रेगनेंसी में वैसे भी डॉक्टर साहब ये भी है ना कि आमतौर पे हार्मोन्स चेंजेस इतनी ज्यादा होती हैं कि फीमेल का चिड़चिड़ा होना, मूड स्विंग्स होना, ये सब नॉर्मल बातें हैं, हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, फैमिली को अकोमोडेट करना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी को जरा आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेस का बहुत रोल है, बहुत अमल दखल। सॉरी मैं बता रही थी ना ये कि पहले 3 मंथ में डाइट होनी चाहिए। मैं कहती हूँ पहले 3 मंथ्स में औरत की रूहानी ग़िज़ा पे तवज्जो दें। डॉक्टर साहिबा बहुत रूहानी ग़िज़ा, अगर रूहानी ग़िज़ा आपने ठीक दे दी, मेंटल पीस और उस साइड आप समझेंगे। इसी के साथ ब्रेक पे जा रहे हैं डॉक्टर साहिबा, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में हमें खातून की सना साहिबा की हमें कॉल आई, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, और सना साहिबा का क्वेश्चन रिलेट कर रहा था जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में डॉक्टर साहिबा आपने गुफ्तगू की थी। एंड आई एम ग्लैड, मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों को समझ आ रही है और वो क्वेश्चन रेज कर रही हैं उस चीज़ पे। तो सना साहिबा कहती हैं कि उनका 10 साल का बेटा है और 12 साल का बेटा है, और उनकी पूरी फैमिली को कोविड हुआ है, लेकिन सिम्टम्स नहीं थे। अब उनका ये क्वेश्चन है, उनका ये सवाल है, क्या उनके बच्चों की जब आगे वो अपनी लाइफ में, आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो क्या उनका जो सीमन वैल्यू है वो कम होगा या नहीं होगा? वो क्वेश्चन रेज कर रही हैं आपके। अच्छा नबिया, इन्होंने तो बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ कि इनके थ्रू हम पूरी दुनिया में ये मैसेज फैला सकते हैं इसकी अवेयरनेस का, कि सबसे पहली तो बात यह है कि अभी ये स्टडी कंप्लीट नहीं है, अभी ये स्टार्ट किया है हमने जो स्टडी की है वो की है मैच्योर लोगों की जो ऑलरेडी मैरिड हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बच्चों में चूंकि जब हम कोई काम करते हैं तो हम पहले हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस में चूंकि वायरल इन्फेक्शन, मम्प्स भी, अगर मम्प्स जैसा वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि ये पूरी बॉडी में, भी डॉक्टर साहब बता रही थी कि पूरी बॉडी में फैलता है, जब पूरी बॉडी में फैलता है तो टेस्टीज में भी जाता है, वहां पे ये डैमेज करेगा। ये हमारी पोस्टुलेशन है, हाइपोथेसिस है। इस नजरिए को सपोर्ट करने के लिए वी नीड अ ग्रैंड स्टडी। अब उसके मुताबिक जारी है, लेकिन अभी इनके लिए ये है कि अभी मेरा ख्याल है कि बच्चे छोटे हैं, 10 और 12 साल के हैं, लेकिन ये अपने किसी मेल डॉक्टर के पास लेकर जाएं, वो इनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करे कि इनके टेस्टीज स्टैंडर्ड तो नहीं है, वहाँ पे कोई इसी वक्त पे कोई स्वेलिंग, उनसे स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा आपको वहाँ पे दर्द तो नहीं है और वहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं आई, आपको साइज बड़ा हुआ तो नहीं फील हो रहा, अगर ऐसी चीज है तो दैट मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली। और इस मसले को इग्नोर नहीं करना। डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर, और जो लोग जो सैंपल दे सकते हैं वो सैंपल अपना फौरन अच्छी लैब में चेक कराएं, और अगर कम हो रहा है तो उसको स्पर्म को फ्रीज कराएं, अपनी नस्ल को सेव। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ कौन मौजूद है जो नाम बताइएगा? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, सादिया बात कर रही हैं। साजदा जी, मैं साजदा बात कर रही हूँ जी। वालेकुम अस्सलाम साजदा, सबसे पहले तो आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, और जो सवाल है वो पूछिएगा। असल में मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी 3 बेटियां हैं, और जब बड़ी बेटी पैदा हुई उससे पहले एक दफा मिसकैरेज हो गया था, और उसके बाद 3 बेटियां पैदा हुई हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मालूमात चाहिए जेंडर सिलेक्शन के लिए। हाँ ठीक है। आप कुछ साजिदा? जी। साजिदा, मुझे ये बताएं कि आपकी छोटी बेटी कितनी देर की है? 4 साल की है। 4 साल की। 4 साल से प्रेगनेंसी नहीं, आपने खुद प्लान नहीं की या हुई नहीं? नहीं जी, प्लानिंग तो नहीं की। बड़ी बेटी 5 साल की थी, छोटी बेटी पैदा हुई, और जब छोटी बेटी 7 साल की थी तब ये छोटी बिल्कुल पैदा हुई। ठीक है, तो आप ऐसा करो साजिदा, आप ना प्रोग्राम सुनते रहे, मैं आपको पूरा इसका मेथड बताऊंगी कि अब आपने क्या करना है अपने बेबी बॉय के लिए।
जी हमारी लाइट चली गई है तो फिर कैसे पता चलेगा? आप लाइन पे रहिएगा, आप लाइन पे रहिएगा। उमर साहब से कहेंगे कि वो लाइन ड्रॉप ना करवाएं, हम इनकी जो है वो हमारी गुफ्तगू इन तक पहुंचती रहेगी, आप टेलीफोन लाइन पे गुफ्तगू सुनते रहिए। अच्छा, ये बड़ा एक कॉमन जो है वो कंसर्न भी है हमारे यहाँ, लोग जो है वो, और बेहतर भी है अगर आप टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर भी लें। बिल्कुल, फैमिली बैलेंसिंग हर बंदे का पहला राइट है, उसको हम डिनाइल में नहीं लेकिन जा सकते। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बेशक अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी है और वो नेमतें अता करने वाला है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चों की लाइन लगा लेते हैं और एक बेटे के चक्कर में एक घर में 8 बेटियां पैदा हो गई। बाज दफा जोड़ी में लाने के चक्कर में भी हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर लोगों को ये पता चले कि जेंडर सिलेक्शन एक बाकायदा तौर पर इल्म है जो अल्लाह की मदद से, उसके हुक्म से इस दुनिया में आया है, ठीक है, उसको बाकायदा साइंटिफिक बेस पे उसको लोगों को ट्रीट किया जा सकता है। तो वो लोग जिनकी बेटियां 2 हो चुकी हैं वो जरूर ये बात गौर से सुने। पहले 2 बच्चे पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको जरूरत है, लेकिन अगर कोई खातून जिसकी 35 तक पहले ही एज है, उसकी लेट शादी हुई है, उसको तो फौरन एक बच्चे के बाद ही अपना सोचना चाहिए कि मैं नेक्स्ट बच्चा जो वो प्लान करूं कि उसकी क्या जेंडर। अगर उनकी फैमिली सिचुएशंस इस तरह हैं कि जी उसके बगैर है ही नहीं, मेल्स आमतौर पे 2 मैरिजेस 3, इसी चक्कर में बाद लोग तो होते ही प्रोन, एक औरत से 3 बेटियां, अगली से 3 बेटियां, और वो बंदे जो बंदे 4-4 शादियां बेटे के लिए कर रहे हैं, वो तो आज की मेरी बात गौर से सुने कि असल प्रॉब्लम तो उन मेल्स में है। बेटा और बेटी, देखें ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो औलाद है वो मर्द के मुकद्दर में है। आज मैं इसकी साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन आपको बताती हूँ कि मर्द में एक्स और वाई स्पर्म दोनों हैं। अगर एक औरत में वो एक्स स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा तो बेटी पैदा होगी, अगर उसका वाई स्पर्म जाके पेनिट्रेट करेगा एग में तो बेटा पैदा होगा। हम जो 3 मेथड से जेंडर सिलेक्शन करते हैं हमारे इदारे में, उसमें यही तो हम बेसिकली साइंस को देखते हुए पहले एक्स और वाई स्पर्म को सेपरेट करते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये पाकिस्तान में बिल्कुल सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पेशेंट जो हैं इस वक्त जेंडर सिलेक्शन के ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग आते हैं। एक सवाल और मैं करूं, आम जो इंडिया में अलाउड नहीं है, इंडिया से भी लोग मतलब मैं समझती हूँ कि आप इसका बड़ा अच्छा जवाब देंगी उन लोगों को जो ये कहते हैं कि नहीं भाई ये अल्लाह की रजा के आगे जो है वो क्यों, मतलब कि साइंस और ये वो, और बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं इस तरह से सोचते कि भाई नहीं जाना जो है। तो इसमें खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी कुछ हो सकता है, कोई ऐसे चांसेस या कोई रिस्क फैक्टर हो सकता है, मैं जानना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि जो पहला तरीका है ना जिसको हम PGD कहते हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए, उसमें हमने कुछ भी नहीं, सबसे पहले एग को और स्पर्म को बाहर लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करना है। जब उनका हमल नुतफा सामने आ जाता है तो उसको चेक करना है, बायोप्सी लेनी है, और वह बायोप्सी जो है उसके ऊपर बहुत स्टडी हो चुकी है कि उससे कोई किसी किस्म का डैमेज होने का आज तक कोई खतरा नहीं मिला। एम्ब्रियो को उसके बाद चेक किया जाता है, बल्कि ये तरीका कार ना सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो फैमिली को बैलेंस करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है जिनके बच्चे एबनॉर्मल हो रहे हैं, बार बार रिपीटेडली माँ बाप में थैलेसीमिया माइनर था तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर का खदशा है, तो वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। कजन मैरिजेस से जिनकी डिसेबिलिटीज आ रही हैं वो भी इस तरीके को ऑप्ट कर सकते हैं कि उनके हम पहले एम्ब्रियो को चेक करेंगे कि बेटा है या बेटी है, फिर उसके मुताबिक उसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है डॉक्टर रिहाना, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कुछ खवातीन या बहुत सारे हमने केसेस में देखा है कि हमल ठहर नहीं पाता, बहुत सारी खवातीन की मिसकैरेज की हिस्ट्री रहती है, बहुत परेशानी और एक स्ट्रेस और एक ट्रॉमा वाला फेज होता है उन खवातीन के लिए। इस पर बात करेंगे इन डिटेल, एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।